यार एक बात बता, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं? यार वो ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह तुम्हें देते हैं और उससे तुम्हारा ट्रीटमेंट करते हैं और उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ता है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? वो एक्सरसाइज करा के ठीक करते हैं ना। ये एक बहुत लेमैन डिस्क्रिप्शन है अबाउट फिजियोथेरेपी। सिर्फ इस एक लाइन से कि वो एक्सरसाइज करा के ठीक करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रोफेशन के अंदर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए एक्सरसाइज थेरेपी को अच्छे से। सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे दो फाउंडेशन पिलर्स होते हैं टू ट्रीट आवर पेशेंट्स, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड द अदर इज एक्सरसाइज थेरेपी फ्रॉम बोथ अ थ्योरी एंड अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हे एवरीवन, माय नेम इज श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब वैसे देखा जाए तो एक्सरसाइज थेरेपी जो है ना वो बहुत ही एक वास्ट सब्जेक्ट है। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, बट ये सब्जेक्ट कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा ही होता था। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इतने सारे टॉपिक्स को तो हम एक बार में अच्छे से नहीं पढ़ सकते और ना ही समझ सकते हैं, तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ें। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ 7 टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका यूज़ करके आप एक्सरसाइज थेरेपी को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, नो योर सिलेबस। देखो, जब भी आप कॉलेज में एंटर करते हो ना तो आपको हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया जाता है। तो एक्सरसाइज थेरेपी का भी आपको एक प्रॉपर सिलेबस मिलता है। एक्सरसाइज थेरेपी का जो सिलेबस रहता है बच्चों, उसके सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी नई टर्म्स हैं। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उस सिलेबस के अंदर उन सबको हाईलाइट करो कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे आपको ये आइडिया रहेगा कि आपको पता रहेगा कि किस टॉपिक के ऊपर आपको कितना टाइम डिवोट करना है और कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा थ्योरी ओरिएंटेड है। तो आपको उस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा फॉर स्टडिंग एक्सरसाइज थेरेपी। सेकेंड पॉइंट कम्स द रिसोर्सेज। सो फर्स्ट स्टेप में सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अब आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे सिलेक्ट कर लिए, बट अब उन टॉपिक्स को पढ़ना कहाँ से है? इसके लिए होती हैं स्टैंडर्ड बुक्स। सो फॉर एक्सरसाइज थेरेपी द स्टैंडर्ड बुक्स आर किस्नर, डीना गार्डनर। ये दोनों बुक्स जो हैं बच्चों, ये फंडामेंटल एंड स्टैंडर्ड बुक है फॉर द सब्जेक्ट एक्सरसाइज थेरेपी। इन दोनों बुक्स में मिला के आपका 90 से 95% ऑफ द जो सिलेबस मिलेगा आपको कॉलेज के अंदर, वो सारा इन दोनों बुक्स में ही कवर हो जाता है। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स भी होती हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी बाय गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण एक दूसरी बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। देन अनदर बुक बाय पीपी मोहंती सर विच इज टाइटल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। तो ये सारी कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो आप स्टडी कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर फंडामेंटल एंड स्टैंडर्ड बुक्स। इसके अलावा आप यूट्यूब से भी चीज़ें काफ़ी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, जैसे कि आप मेरे चैनल पे भी एक्सरसाइज थेरेपी नाम की पूरी एक प्लेलिस्ट है और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज थेरेपी वहाँ पे डाल रखी हैं, तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। थर्ड पॉइंट इज द सेल्फ स्टडी और स्टडी ग्रुप्स। अब आपके पास सिलेबस भी आ गया, आपने सारे रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर लिए। अब आपको मेन ध्यान देना है कि आपको उस सब्जेक्ट को अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। आपको बैठ के उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। स्टडी इट एंड मेक नोट्स। नोट्स बनाना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एंड टाइम पे जाके बुक में से नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है? तो नोट्स ज़रूर बनाना इस सब्जेक्ट के। या फिर आप स्टडी ग्रुप्स बना के भी पढ़ सकते हो कि जैसे 2, 3 या 4 बच्चों का एक ग्रुप हुआ, सबने एक एक टॉपिक डिवाइड कर लिया और एक जना आके फिर उस टॉपिक को सबके साथ डिस्कस कर रहा है और बता रहा है। तो इस तरीके से आपके एक ही बार में 4 टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे और सबका ना अलग अलग दिमाग चलता है। देखो, तो अलग अलग डाउट्स आएंगे, अलग अलग क्वेरीज आएंगी। सो उससे क्या होगा, आपको भी एक दूसरा नजरिया मिलेगा उसी टॉपिक को देखने का, which in turn will lead to increase in your knowledge. Fourth step is the practical application. अब आपको क्योंकि थ्योरी की नॉलेज हो गई है, so it is the right time to practically apply it. बिकॉज एट द एंड आपको देखने तो पेशेंट ही हैं, तो आपको जो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो थ्योरी के अंदर, जो आपने अब तक पढ़ी, वो सारी आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है अपने पेशेंट्स के ऊपर। इनिशियली क्या होता है बच्चों, जब आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में होते हो तो जो भी आप एक्सरसाइज थेरेपी में डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ते हो, जैसे कि एमएमटी करना, गोनियोमेट्री करना, मोबिलाइजेशन सीखना, तो ये सारी जो टेक्निक्स होती है ना, ये डायरेक्टली कभी भी पेशेंट पे अप्लाई नहीं करी जाती या पेशेंट पे नहीं सीखी जाती। प्रैक्टिकली पहले आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपने रिलेटिव्स के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, मतलब किसी भी नॉन इंडिविजुअल के ऊपर आप ये सारी चीज़ें पहले प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक्सरसाइज थेरेपी में गोनियोमेट्री सीखा है, आपने एमएमटी सीखी है, तो आप जाके पहले उसे प्रैक्टिस करो। आपका जब थोड़ा हाथ बैठ जाएगा इन टेक्निक्स के ऊपर, देन यू शुड अप्लाई इट टू योर पेशेंट्स। फिफ्थ पॉइंट इज द केस स्टडीज।
आपको बच्चों इंटरनेट पे हजारों केस स्टडीज मिल जाएंगी, जस्ट राइट केस स्टडी फॉर एक्सरसाइज थेरेपी। सो जाके उन केस स्टडीज को अच्छे से पढ़ो और उनको समराइज करो एक पैराग्राफ के अंदर। जो भी आप केस स्टडी पढ़ रहे हो उसका एंड में जाके एक कंक्लूजन निकालो, उसको समराइज करो। ऐसा करने से क्या होगा, तो इससे दो चीजें होंगी। पहला पॉइंट कि आप ये चीज़ ना पेपर में भी लिख के आ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने गोनियोमेट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, आपने उसका थ्योरी पार्ट पढ़ लिया अच्छे से, अब आपने गोनियोमेट्री की कोई केस स्टडी देखी, राइट, तो अब आप क्या कर सकते हो, उस केस स्टडी का रेफरेंस जो आपने पैराग्राफ में कंक्लूड किया है, समराइज किया है, उसको आप अपने पेपर में भी लिख के आ सकते हो। अगर गोनियोमेट्री का कोई क्वेश्चन आता है और नीचे आप उस आर्टिकल का रेफरेंस लिख देना कि मैंने ये आर्टिकल था, ये ऑथर था, यहाँ से मैंने ये पैराग्राफ लिया है, तो आपके जो एग्जामिनर होंगे ना वो भी बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे 99% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट डू दीज थिंग्स, राइट। क्योंकि मैंने ये चीज़ पर्सनली भी ट्राई कर, मैंने पूरे पेपर के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर एक आर्टिकल का रेफरेंस डाल दिया था, एक पैराग्राफ लिख के आई थी मैं सिर्फ, वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर। से क्या हुआ था, मेरी जो टीचर थी वो काफ़ी इंप्रेस हो गई थी, उनको लगता था कि मैं बहुत आर्टिकल्स वगैरह पढ़ती हूँ। सो ये चीज़ बहुत आपके लिए बेनिफिट रहेगी और इससे क्या होगा, आप बाकी पूरी क्लास में स्टैंड आउट होते। दूसरी चीज़ क्या होगी ऐसा करने से, कि आपकी जो खुद की नॉलेज है वो इम्प्रूव होती है। आपको पता रहता है कि क्या क्या नई नई रिसर्चेज हो रही हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और हो सकता है कि आपके टीचर को भी ये सारी बातें ना पता हो और आपका आंसर शीट चेक करते हुए उन्हें ये सारी चीज़ें पता चल रही हों। 6th पॉइंट इज द जॉइन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आप कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा करने से आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज आपके ऐड ऑन हो जाते हैं, प्लस आपकी स्किल तो इम्प्रूव हो ही रही है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फीडबैक। सबसे पहले एक होता है बच्चों इंटरनल फीडबैक, आपने ये टर्म पढ़ी होगी, तो आप पहले खुद को ही एनालाइज करो कि मैंने जो काम किया है अब तक वो कितना सही है और कितना नहीं है। उसके अलावा आप अपने टीचर से, अपने सीनियर से या फिर आपके गाइड से अपना फीडबैक लो कि आप कहाँ लैक कर रहे हो। ट्राई टू इम्प्रूव योर वीकनेस एंड वर्क मोर ऑन योर स्ट्रेंथ। सो बच्चों ये टोटल वो 7 पॉइंट्स थे जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आई बेट यू एक्सरसाइज थेरेपी में आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, क्लास में भी, कॉलेज में भी, और जब आप पेशेंट को ट्रीट करोगे तो वो भी आपसे बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आप झटके से उनको ट्रीट कर दोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।